अंबानी की बादशाहत को अमेरिका ने डायरेक्ट निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाते हैं। इंडिया अमेरिका के सामने अभी तक डटा हुआ है। ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाज़ा फिर सर उठाने लगा है। ईरान पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने एक और साजिश का सहारा ले लिया। ये सोने का लोटा और पिर्च प्यालियों की क्या खबर है? हाउ समवन कैन स्टूप सो लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फहद हमदानी। आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरीके से ट्रंप टैरिफ वार के एक स्लोगन के ज़रिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को पक्का करने के लिए, उसको फुलफ़िल करने के लिए जिस तरीके से उसने टैरिफ लगाना शुरू किया है इंडिया के ऊपर। हम इंडिया के बारे में बात करते हैं। साउथ एशियन रीजन में चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की हम बात कर रहे होते हैं। उसमें जो 7 बड़ी कंपनीज़ पर पाबंदी लगाई गई थी, इंडिया की 7 कंपनीज़ पर जिन्होंने ईरान से जो तेल परचेज़ करती थी या रशिया से करती थी, उसकी जो हकायक हैं, अंदरूनी जो कहानियाँ हैं, किस तरीके से उसको अफेक्ट किया जाएगा और किस तरीके से उनको नुकसान पहुँचेगा, वो ख़बर आपके सामने रखते हैं। इसमें इंडिया का कौन सा जनाब बड़ा ग्रुप है, जिस तरह रिलायंस अंबानी ग्रुप है, उसको कितना नुकसान पहुँचाया जाएगा आने वाले वक्त में, या अभी किस तरीके से उसको ये पाबंदियाँ अफेक्ट करेंगी, इस पर हम बात करेंगे। और जनाब इसके बाद ईरान और अमेरिका का तनाज़ा एक मरतबा फिर सर पकड़ने लगा है। एक नई सूरत में आर्मीनिया और अज़रबैजान की जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट सामने आई हैं वो किस तरीके से ईरान के साथ मुंसलिक हैं। और ये जो तनाज़ा है, ये जो मुतवक्के जो तनाज़ा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे आखिर में हम पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान पर करप्शन के जनाब इतने भोंडे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि मतलब हमें हंसी ही हमारी कंट्रोल नहीं होती। जिस तरीके का अब इल्ज़ाम लगाया गया है, ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। ये इल्ज़ाम आपने पहली मरतबा सुना होगा और ये इल्ज़ाम जब हम इसकी तफसीलात जब आपके सामने रखेंगे तो आप कहेंगे कि ये इल्ज़ाम लगाने वाला जो बंदा है, उस बंदे से हम मिलना चाहते हैं, उसके हम ताबे होना चाहते हैं कि उसके दिमाग में ये ख्याल आया कैसे है इस तरह की बात करने का। खैर, अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से इंडिया की इकॉनमी को टारगेट करने के लिए टैरिफ लगाकर, और इसके साथ साथ जो एडिशनल उसने इंडिया की जो 7 बड़ी जो कंपनीज़ हैं जो ऑयल ट्रेड करती हैं चाइना के साथ या रशिया के साथ, उसके ऊपर किस तरह पाबंदी लगाई है। और उसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल आपके सामने रखेंगे। आप ये 2 रिफाइनरीज़ हैं, रिलायंस ग्रुप के साथ डायरेक्ट ये मुंसलिक हैं, और किस तरीके से इसके ऊपर असरअंदाज होंगे ये जो ट्रंप टैरिफ है, ट्रंप की लगाई गई जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। ट्रंप ने अंबानी की रिफाइनरीज़ को हदफ बना लिया है। अमरीकी जरीदा है ब्लूमबर्ग, उसने जनाब ये सारी रिपोर्ट पेश की है, वो हम आपके सामने रखने लगे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ नई तिजारती जंग में जिस शोबे को हदफ बनाया वो तेल साफ़ करने वाली 2 बड़ी रिफाइनरीज़ भी हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अगरचे सदर ट्रंप ने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, लेकिन तमाम इशारे भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाते हैं। ये हमने आज से तकरीबन जब ये ताज़ा टैरिफ लगाया गया था उन दिनों भी हमने आपसे ये बात की थी और बाकायदा हमने इस पे व्लॉग किया था कि रिलायंस जो ग्रुप है, अंबानी ग्रुप है, उसको किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। अब जो 2 बड़ी रिफाइनरीज़ हैं वो कौन सी हैं, किस तरीके से वो इंडियन इकानमी के साथ मुंसलिक हैं, जो ट्रेड है रशिया के साथ या ईरान के साथ, उसके साथ किस तरीके से ये मुंसलिक हैं। गुजरात के शहर जामनगर में वाक़ रिलायंस रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो, और उसका 1/3 तेल रूस से आता है। जामनगर में ही एक और बड़ी रिफाइनरी नायारा एनर्जी है। 2017 से नायारा के 49% शेयर्स रूस की सरकारी ऑयल कंपनी रोसनेफ्ट के पास हैं। रोसनेफ्ट रूस की एक वो है ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल कंपनी है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग के पहले साल ही भारत की ये निजी रिफाइनरीज दुनिया में रूसी खाम तेल की सबसे बड़ी खरीदार बन गई हैं। अमेरिका तेल की आलमी कीमतें मुस्तहक रखने के लिए 2 से 3 साल तक ये सूरत हाल बर्दाश्त करता रहा, लेकिन अब सदर ट्रंप की धमकियों ने मोदी हुकूमत और अंबानी जैसे इदारों को मुश्किल में डाल दिया है। मज़ीद बरआं रूस से तेल की खरीदारी बंद करना इस वक्त भारत के लिए हथियार डालने के मुतरादिफ समझा जाएगा, और फ़िलहाल कोई मुंतखब भारतीय रहनुमा इसकी सियासी कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप रूस से तेल ख़रीदना बंद कर देंगे,
ایران سے آپ جو تیل خرید رہے ہیں وہ بھی اگر آپ بند کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو انکنڈیشنل سرنڈر کر دیا ہے امریکہ کے سامنے. پہلے 25% ٹیرف عائد کیا گیا تھا، اس کے بعد جناب 25% اور عائد کیا گیا ہے. انڈیا جو کہ دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے، خیر ہم آج کریکشن بھی کر رہے ہیں کہ ہمارے کچھ ویورز ہیں، انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کمنٹس کیے ہیں کہ انڈیا دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے، پانچویں نہیں ہے. ہم اس لیے معذرت خواہ ہیں، آج ہم چوتھی بڑی معیشت کہنے جا رہے ہیں. انڈیا دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہونے کی وجہ سے بڑی اس کے اندر اتنا اس کے میں جو شاکس تھے، شاک ابزاربرز، اتنا ان میں اسٹرینتھ تھی کہ اب تک جو اس نے جو ٹیرف لگایا گیا ہے اس پہ اس کو اس نے برداشت کیا. اب دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کے ولاگ میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کچھ اور دھمکیاں لگانے کا بھی اعلان کیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ دھمکیاں کس طرح کی ہوتی ہیں، یہ کیا ٹیرف میں اضافہ ہوگا یا مزید کوئی معاشی پابندیاں لگیں گی یا واٹ ایور جو بھی ہوگا. لیکن ایک بات واضح ہے، امریکہ انڈیا کے ساتھ وہی حال کرنے جا رہا ہے اگر انڈیا نے امریکہ کی جو کنڈیشنز ہیں اس پہ عمل نہ کیا جو امریکہ نے 80s کی دہائی میں جاپان کا حال کیا تھا. کیونکہ جاپان بھی اسی طریقے سے بڑی ایک مضبوط معیشت بن کے سر اٹھا رہا تھا، جو کہ ریجن میں جو امریکہ کی ہیجیمونی ہے اور اس کے علاوہ جناب امریکہ کی جو چودراہٹ ہے اس کو وہ ڈائریکٹ خطرہ وہ سمجھنے لگ گیا تھا امریکہ. اسی لیے اب باری انڈیا کی ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو، کیونکہ انڈیا میں صرف ہندو نہیں ہیں، باقی مسلمان بھی ہیں، 40 کروڑ وہاں مسلمان ہیں ہماری ان کے ساتھ. باقی دیکھیں ہمارا رشتہ انسانیت کا ہے. ہم یہ جو فسادات ہیں، یہ مسئلے مسائل ہیں، انتہا پسندانہ سوچ ہے پاکستان کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے، جو بھی ہے ان مسائل کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ہم نیوٹرل اور امپارشل اپروچ کے تحت آپ سے بات کر رہے ہیں. خیر اس کے اوپر تو جتنا بات کی جائے وہ بہت کم ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف. آپ سے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران اور امریکہ کا کوئی تنازع ایک مرتبہ پھر سر پکڑنے لگا ہے. اب یہ کون سا تنازع ہے، اب اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کس طریقے سے امریکہ آج کل جناب وہ جو پیس ڈیل ہے وہ ہاتھ پکڑ کے جناب کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ ہم آپ کی جناب ڈیل کروا دیتے ہیں، آ جاؤ ہم آپ کی جناب صلح کروا دیتے ہیں. حالانکہ صلح ہو چکی ہوتی ہے پہلے. اکثر ممالک کے اتنے بڑے مسئلے بھی نہیں ہیں جناب، صلح ہو چکی ہے. امریکہ کریڈٹ لینے کے لیے اور بعد میں ان کو ریلیف دینے کے لیے اور اسی جگہ پہ جناب اپنے پاؤں پکے کرنے کے لیے وہ جو ان کی جو ایکسپینشنسٹ وہ جو پالیسیز ہیں اور اکنامک وہ جو ایک کنٹینمنٹ پالیسیز ہیں وہ سارا کچھ اسی کا شاخسانہ ہے. اور وہ جناب وہ جو متعلقہ جو کنٹری ہوتا ہے، وہ جو ریاست ہوتی ہے، ملک ہوتا ہے، اس میں اپنی جو انٹرنیشنل جو اس کی کمپنیز ہیں امریکہ کی، وہ وہاں پر ان کا کاروبار بنا کے دیتی ہیں اور اس کاروبار کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے امریکن جو پالیٹی ہے، امریکن جو گورنمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے، خاص کر صدر امریکہ کا جو صدر ہے وہ اس کو وہ پالیسی سپورٹ کرتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے وہاں پر اپنی کمپنیز کو بزنس لے کے دینا ہے. یہی خبر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایران کا اپنی سرحدوں کے قریب ٹرمپ راہداری منصوبے پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے. اب یہ ٹرمپ راہداری کیا ہے اور اس نے کیوں جناب ایران نے اس کو کیوں اپنی سالمیت کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. ایران نے قفقاز میں امریکہ کے حمایت یافتہ مجوزہ ٹرمپ راہداری منصوبے کو اپنی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے سینئر مشیر علی اکبر ولایتی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران اپنی سرحدوں کے قریب اس راہداری کی تعمیر کی اجازت نہیں دے گا. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس منصوبے کے ذریعے قفقاز میں اپنی عسکری اور سیاسی موجودگی کو مستحکم کرنا چاہتا ہے جو ایران کے لیے ناقابل قبول ہے. ایرانی وزارت خارجہ نے بھی اپنی سرحد کے قریب کسی بھی قسم کی غیر ملکی مداخلت اور سرگرمیوں کو مسترد کر دیا ہے. خبر ایجنسی کے مطابق آذربائیجان آرمینیا اس معاہدے کے تحت قفقاز میں ایک راہداری بنانے کا مجوزہ منصوبہ بھی طے ہوا ہے. یہ راہداری ایران کی شمال مغربی سرحد کے قریب واقع ہوگی اور اس کے مالکانہ حقوق امریکہ کے پاس ہوں گے. اچھا اس کی کچھ اور تفصیلات بھی ہم آپ کے سامنے لے آئے ہیں. یہ الجزیرہ نے اس کی کچھ مزید تفصیلات پیش کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو راہداری ہوگی اس کا مکمل نام ہوگا TRIPP ٹرمپ روٹ فار انٹرنیشنل پیس اینڈ پراسپیرٹی. اب یہ کیا ہوگا؟ یہ کوئی ریئل اسٹیٹ کا کوئی پروجیکٹ ہوگا. یہ جناب وہاں پر امریکہ جو ہے وہاں پر امریکہ نے اس کی 99 ایئرس کے لیے 99 سال کے لیے اس کو لیز پہ لینا ہے اور یہ ریئل اسٹیٹ کوئی پروجیکٹ ہوگا. اس کی جو میجورٹی آف دا انویسٹمنٹ ہوگی وہ امریکہ وہاں پر کرے گا. اب یہ ایک اور جناب وہاں پر ایران کے قریب کوئی وہ پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں تاکہ ایران کے اوپر جناب وہ کوئی نظر رکھی جا سکے. جس طریقے سے غزہ کے اندر آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ وہاں پر جو کی وہ ہوگا ڈیولپر ہوگا وہاں پر جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں گے وہاں پر جو لیڈنگ جو شیئرز ہوں گے ٹاپ شیئرز ہوں گے وہ امریکہ کے ہوں گے. یہ خبر بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کچھ دنوں کے اندر ہی. اس کے اندر ڈیولپمنٹ سامنے آ جائیں گی. اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی.
पाकिस्तान में बड़ी दिलचस्प खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान से दिलचस्प खबरें ही आती रहती हैं और आज जो आपके सामने खबर रखने लगे हैं, आपको ये खबर सुन के और ये तफसीलात सुन के आपको बड़ी हंसी आ जाएगी, हमारा आपके साथ वादा है। तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान साहब, जो आजकल पाबंद सलासल हैं, वो सियासी असीरान में शामिल हैं, जिनको 9 मई का वाक़या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो एक समझें कि इंटरनल अपराइजिंग थी, या कह सकते हैं आप उसको जनाब अवामी वो जो गम गुस्सा था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो निकाला गया था, उसका इल्ज़ाम उन पर लगाया गया, उनकी जमात पर, तहरीक इंसाफ पर लगाया गया, और उसी इल्ज़ाम में वो आजकल जेल में हैं। बाकी उनके जो मेन कारकुन हैं उनकी जमात के, उनके साथ साथ। अच्छा, अब जनाब उनकी पार्टी शुरू में तकसीम का शिकार हो गई थी। जो आता था प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और डिफेक्शन शो करे और जनाब वो आज़ाद हो जाए, उसने जितना बड़ा भी जुर्म किया हुआ है। उनमें जनाब एक करैक्टर था फ़ियाज़ुल हसन चौहान। फ़ियाज़ुल हसन चौहान किसी जनाब तारुफ के वो नहीं है, मोहताज नहीं हैं। वो बड़े एक सियासतदान गुजरे हैं और अब तो उनका नाम भी नहीं है कहीं पे। वो जिस पार्टी में गए हैं और उसके बाद तो समझें कि उनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है उनके सियासी कैरियर का। उन्होंने इमरान खान साहब पर कोई इल्ज़ाम लगाए हैं। अब वो क्या उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, करप्शन के इल्ज़ाम है, बड़े भोंडे किस्म के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए और वो हम आपके सामने उसकी तफसीलात रखते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान फ़ियाज़ुल हसन चौहान का कहना था कि आपने बड़ी बड़ी करप्शन देखी होगी, लेकिन जनवरी या फरवरी 2019 में करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह हुआ। तकरीब में जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान भी मौजूद थे। इस मौके पर सिखों ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान को सोने का लोटा बतौर तोहफ़ा पेश किया। फ़ियाज़ुल हसन चौहान ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का नाम लिए बगैर उन्हें बहुत बड़ा नौसरबाज, लालची और हरीस करार दिया और कहा कि उन्होंने वो सोने का लोटा रावलपिंडी के सराफा बाज़ार से पीतल के लोटे में तब्दील करवाया, फिर पीतल के लोटे पर सोने की जनाब चादर चढ़वाकर उसे तोशा खाना में जमा करवाया और असल सोने का लोटा अपने पास रख लिया। ये उनका करप्शन का ये उनकी करप्शन का लेवल है जनाब। और ये इल्ज़ाम लगाने वाले की कहानी चेक करें, उसने स्टोरी किस तरह बनाई है। और भाई हमें भी हमें स्टोरी बनाना सिखाओ। हम चाहते हैं स्टोरीज़ के ज़रिए हम अपने ऑडियंस को इंगेज रखने की कोशिश करते रहते हैं। हमें बताओ ना इस तरह की स्टोरीज़ कहाँ से बनती हैं। अच्छा साबिक सूबाई वज़ीर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा है कि उन्हें मतलब साबिक वज़ीर आज़म को मलेशिया से एक डिनर सेट मिला पिर्च और प्यालियों का। उन्होंने पिर्च प्यालियाँ भी रावलपिंडी के राजा बाज़ार में बेच दी हैं। पिर्च प्यालियाँ और सोने का लोटा। अब ये जनाब कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि और कोई इल्ज़ाम उन पर है लगता नहीं है, तो इस तरह के इल्ज़ामात उन पर लगना शुरू हो गए हैं। फ़ियाज़ुल हसन चौहान ने जनाब कुछ और भी भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि ये कहते फिरते हैं, मतलब इमरान खान कहते फिरते हैं कि मैंने दुनिया देखी है, मैंने शोहरत, इज़्ज़त, वक़ार, पैसा और सब कुछ देख चुका हूँ। ये लालची इंसान और लोटा चोर है। आज मैं सबके सामने इन्हें लोटा चोर का लक़ब दूँगा। अब आपके सामने एक और मिसाल भी रखते हैं कि किस किस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ पर, या तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, या इमरान खान है, इमरान खान साहब की जो अहलिया हैं, बुशरा बीबी हैं, उन पर एक केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। रिसेंटली उसमें उनकी ज़मानत हुई है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें यह है कि उसमें इमरान खान जनाब उसमें उनको नामज़द किया गया था। वो ये था कि इमरान खान के जब वो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने जनाब जो उनका घर है बनीगाला में, उसकी जो उसका रोड है, छोटा रोड है, उसके ऊपर उन्हें स्ट्रीट लाइट उन्हें लगवाई थी गवर्नमेंट के फ़ंड से। एक स्ट्रीट लाइट एक जनाब वज़ीर आज़म ने लगवाई है अपने घर के करीब, और उस पर मुकदमा बनाया गया। और उस मुकदमे को जिस तरीके से उसमें मजाक उड़ाया गया, जिस तरह हम आपके सामने हंस रहे हैं, ये लोटे वाली और पिर्च प्यालियों वाली करप्शन की खबर सामने रख कर अदालत लाहौर हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, वहाँ भी इसी तरीके से भरी अदालत में जनाब कहे लगाए गए कि जनाब ये कैसी बातें कर रहे हैं। एक सिटिंग वज़ीर आज़म है, उसको जनाब आपने जो मुकदमा उसके ख़िलाफ़ दर्ज किया है वो एक स्ट्रीट लाइट का मुकदमा है। खैर इस तरह की और भी खबरें आपके सामने रखते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। और अगर आपका भी कोई इल्ज़ाम हो, हम पे कुछ इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं या कोई भड़ास निकालना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल का एड्रेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।